स्नेही विद्यार्थियों, सुप्रभात। स्नातकोत्तर पूर्वार्ध हिंदी साहित्य की कक्षा में आज हम चतुर्थ प्रश्न पत्र आधुनिक काव्य के अंतर्गत मुक्तिबोध की रचना चांद का मुंह टेढ़ा है संग्रह की चर्चा करेंगे। मुक्तिबोध समष्टि के कवि हैं, व्यष्टि के नहीं। वे समझ सके थे कि व्यष्टि के धरातल का संकुचित संसार समष्टि के धरातल पर नए आयाम प्रस्तुत कर सकता है और मानवीय संवेदनाओं को नया आकार दे सकता है। इसी धरातल पर पहुंचकर व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का सामाजिकरण कर सकता है और जन चेतना को नई गति प्रदान कर सकता है। किंतु मुक्तिबोध ने इस बात को भी समझा था कि इस धरातल को प्राप्त करने के लिए सकर्मक प्रेम की अतिशयता और गतिमयता वांछित है, जो आत्मसंभव अभिव्यक्ति में एक एक चेहरा और एक एक आत्मा का इतिहास ढूंढती है। मुक्तिबोध के पाठ्य पुस्तक में संग्रह चांद का मुंह टेढ़ा की कविताओं में कवि का बहुमुखी स्वर उभरा है। इसमें दहशत, खौफ, त्रास, घृणा, स्नेह, अकेलापन, साथीपन, टूटना, जुड़ना सभी कुछ है। इन्हीं स्वरों के कारण मुक्तिबोध के कवि को अनेक संज्ञाएं प्रदान की गई हैं। इन्हें सरल भी कहा गया है, जटिल भी, सपाट भी कहा गया है और घना भी, तरल भी कहा गया है और ठोस भी। वस्तुतः इनके कवि को अलग अलग दृष्टियों से देखने परखने का प्रयत्न किया गया है। ये धरातल रहस्यात्मकता से लेकर आत्मनिर्वासन तक प्रसरित हैं। इन धरातलों के बीच में भी संगति विरोध, बिंब प्रतीक विधान, फैंटेसी, आत्मशोधन आदि के स्तर हैं। वस्तुतः मुक्तिबोध की कविताओं में ये सब धरातल प्राप्त होते हैं। आत्मसंशोधन इनकी एक प्रमुख प्रक्रिया है जो अन्य उपादानों का आधार ग्रहण करके चलती है। ब्रह्म राक्षस, एक अपरूप शून्य के प्रति, अंधेरे में, चांद का मुंह टेढ़ा है नामक कविताएं इस बात का प्रमाण है। यहाँ हम उदाहरण स्वरूप रखना चाहेंगे सुप्रसिद्ध आलोचक डॉक्टर नामवर सिंह जी ने इनकी कविताओं को शहादत के साथ जोड़ा था। निराला और मुक्तिबोध ने अपनी बलि देकर कविता को बचा लिया और पंत और अज्ञे ने अपने को बचा लिया, लेकिन कविता की बलि दे दी। और व्यक्त ने दोनों को बचा लिया, राजकमल ने दोनों को बलि दे दी। यद्यपि डॉक्टर इंद्रनाथ मदान ने डॉक्टर नामवर सिंह के इस कथन को सरलीकरण का परिणाम कहा है, किंतु इसमें संदेह नहीं कि मुक्तिबोध का काव्य व्यक्तित्व उनके अपने व्यक्तित्व से अलग नहीं रहा। उन्होंने अनुभवों को निजी रूप और काव्य रूप दोनों में जिया, जिसे डॉक्टर मदान ने स्वयं स्वीकार किया है, और उनके इसी अखंडित व्यक्तित्व के कारण उनकी यात्रा एक प्रकार की शहादत की ओर उन्मुख रही। इन कविताओं में कवि का प्रयत्न कविता के वास्तव के अनुरूप उसे शिल्प देने का रहा है, अर्थात गतिशील व्यक्तित्व के लिए उनका रचना विधान लंबी कविता का रहा है और ठोस के लिए छोटी कविता का। इस संग्रह की अपेक्षाकृत छोटी कविताएं इस प्रकार हैं: भूल गलती, पता नहीं, मुझे कदम कदम पर, मुझे नहीं मालूम, मेरे लोग, मैं तुम लोगों से दूर हूँ, एक अपरूप शून्य के प्रति, नक्षत्र खंड। अपेक्षाकृत लंबी कविताओं में निम्न कविताएं हैं: ब्रह्म राक्षस, डूबता चांद कल डूबेगा, मुझे याद आते हैं, चकमक की चिंगारियाँ, एक अंतर कथा, शून्य, एक स्वप्न कथा, इस चौड़े ऊंचे टीले पर, चंबल की घाटी में, ओरांग उटांग, दिमागी गुहांधकार, लकड़ी का बना रावण, चांद का मुंह टेढ़ा है और काव्यात्मक फणीधर, अंधेरे में। इन कविताओं का महत्व निसंशय है। इनमें एक जीवन सत्य की अविरल खोज है। इनके साथ ही उस सत्य के प्रति एक संदेह भी है। इन विरोधाभासी स्थितियों के कारण कुंवर नारायण ने इन्हें चेतन उपचेतन की अनुभव यात्रा कहा है। कविताएं बिंब विधान और विचार स्वातंत्र्य की दृष्टि से भी पर्याप्त समृद्ध हैं। यही कारण है कि कवि जीवन सत्य की खोज में सत्य के खोजी ब्रह्म राक्षस का शिष्य होना चाहता है। मैं ब्रह्म राक्षस का सजल
उस शिष्य होना चाहता जिससे कि उसका वो अधूरा कार्य, उसकी वेदना का स्रोत संगत पूर्ण निष्कर्षों तक पहुंचा सकूं। किंतु उसका संशय उसे भय मुक्त नहीं रहने देता। उसे लगता है कि कोई ओरांग उटांग उसकी ग्रीवा पर अपने लंबे लंबे नाखून गाड़ रहा है। स्वयं की ग्रीवा पर फेरता हूँ हाथ की, करता हूँ महसूस एकाएक गर्दन पर उगी हुई सघन अयाल और शब्दों पर उगे हुए बाल तथा वाक्यों में ओरांग उटांग के बड़े हुए नाखून। और अंततः कवि स्वयं को अकेला पाता है अंधेरे में। विचित्र अनुभव, जितना मैं लोगों की बातें पार कर बढ़ता हूँ आगे, उतना ही पीछे रहता हूँ अकेला। किंतु यही उसकी परम अभिव्यक्ति नहीं, वो तो उसके काव्य जगत में न जाने कहाँ कहाँ घूमी है। हमारी पाठ्य पुस्तक में उनकी लंबी कविता अंधेरे में है, तभी तो मुक्तिबोध उस धरातल को प्राप्त करने के लिए सकर्मक प्रेम की अतिशयता और गतिमयता को वांछित मानते हैं। और सृष्टा का धरातल में वो इस भूमिका को स्वीकार करते हैं जहाँ व्यक्ति को उसकी परम अभिव्यक्ति फिर से प्राप्त हो जाती है। अंधेरे में कविता में लिखते हैं, परम अभिव्यक्ति लगातार घूमती है जग में, पता नहीं जाने कहाँ वह है। खोजता हूँ पठार पहाड़ समुंदर, जहाँ मिल सके मुझे मेरी वह खोई हुई परम अभिव्यक्ति अनिवार्य आत्मसंभवा। इस खोज के कारण मुक्तिबोध समष्टि सत्य के सृष्टा, भोक्ता और नए आयामों के सृष्टा भी हैं। मुक्तिबोध ने इस सबके लिए फैशन के तौर पर न तो प्राचीन दर्शन को नकारा, न ही मसीहा बनने का प्रयत्न किया। इसके विपरीत उन्होंने अभिव्यक्ति का खतरा उठाया और स्थापित करने का प्रयत्न किया कि जनता के गुणों से ही संभव भावी का उद्भव हो सकता है। ये एक सच्चे ईमानदार भविष्य दृष्टा की अपेक्षा रखता है। मुक्तिबोध ने इस अनागत के गर्भ में झांकने का प्रयत्न किया, भले इसके लिए उसे प्राचीन अतल गर्मशील बावड़ियों की त्रासजनक स्थितियों और आत्मान्वेषण की पीड़ा से गुजरना पड़ा। किंतु इन फैंटेसियों को जीता हुआ भी कवि सहज वाकजाल में नहीं फंसता, वरन भविष्य दृष्टा की अपनी भूमिका निभाता है। वह जानता है कि इस अनगढ़ भविष्य को अभी तराशना है, चमकाना है, आवश्यकताओं के अनुरूप बनाना है। इस प्रकार वह अपना ब्रह्म राक्षस का सजल उर शिष्य होने की कल्पना और उसके छूटे अधूरे काम को आगे बढ़ाने के विचार को पूरा करता है। वो लिखते हैं अपने अंधेरे में कविता में, वो पंक्तियाँ मैं आपको बताती हूँ। ये सब दृढ़ीभूत कर्मशिलाएँ हैं जिनसे कि स्वप्नों की मूर्ति बनेगी स्मित सुख कर, जिसकी की किरणें ब्रह्मांड भर में नापेंगी सब कुछ। इस स्थिति से पूर्व कवि को अनंत अंधेरे में भटकना पड़ा है। वो क्रांति शिशु जिसे प्रतीक रूप में लेकर वो चला है, जाने कहाँ चला गया है, किंतु उसे विश्वास है कि वह अंधकार अवश्य छटेगा और क्रांति के बिगुल रूप में उसका क्रंदन अवश्य सुन पड़ेगा। उस शिशु स्वर से अर्गला टूटती है, आगामी कई भविष्यों के संकेत आज़ादन उसके स्वर में। मुक्तिबोध की ये भविष्य कल्पना भविष्य में घटित होगी, ऐसा सोचना कुछ सार्थक होगा। क्यों नहीं कवि उसी समय अंधकार को छांट देता और अपने स्वप्न की पूर्ति हुई दिखाता। वो जानता है कि उसे क्रांति की वाणी को उसके पूर्णतः प्रेक्षणीय होने तक रोकना होगा, छिपाना होगा, अन्यथा उस पर प्रतिवार हो सकता है और उस क्रांति शिशु को सदा के लिए समाप्त किया जा सकता है। तभी उसका क्रांति शिशु कहाँ चला जाता है। कवि जानता है कि वर्तमान व्यवस्था का गरल मारक है, उसके लिए प्रज्वलनमय आक्रामक आक्रोशकारी क्रांति विस्फोट चाहिए। उसकी स्थिति अभी उत्पन्न नहीं हुई है। मुक्तिबोध ने इस सत्य को समझा, तभी उसे समष्टि चेतना की संवेदना प्राप्त हो सकी। मुक्तिबोध का संवेदन आत्मबोध का दंश है, जिसे उन्होंने युगीन त्रासद और पीड़क स्थितियों को पहचान कर प्राप्त किया है। अतः मुक्तिबोध उस गलित दर्शन का पर्दाफाश करते हैं जो आत्मरति, स्वार्थ और निश्चेतना का प्रसार करता है। मुक्तिबोध का दृढ़ विश्वास है कि इस युग की अंतश्चेतना की प्राप्ति तभी हो सकती है जब वो संवेदना के उस जहर को पिए जो उस आत्मबोध में प्राप्त हो सकती है। वही क्रांति की भूमिका उपस्थित कर सकता है और वही वर्तमान व्यवस्था का जहर बुझा सकता है। विषस्य विषमोषधम।
आत्मीयता और तरल आस्था की यह जन चेतना मुक्ति बोध को एक आदर्श से घेरे रखती है, यद्यपि कभी उसमें छिपे द्वंद्व की पहचान में धोखा नहीं खाता। इसीलिए उसका स्वप्न थोथा नहीं लगता, वरन संभाव्य यथार्थ लगता है। मुक्तिबोध अपने स्वप्नों में विदारक शोभमय संतप्त जीवन दृश्यों पर दृष्टि डालते हैं और पहचानते हैं कि अनगिनत प्रज्वलित सूर्यों में अनेक अनेक अनंत अंधकार गहर हैं, जिनसे गुजरना उतना ही त्रासद है जितना असंगत व्यवस्था का बोझ सदियों से ढोते आना। वहाँ बिजली और रुधिरावत बिंबों का द्वंद्व है जो कवि के अंतः संघर्ष को उजागर करता है और उसके इस आदर्शात्मक स्थिति विश्वास की पुष्टि करता है कि नवयुग की समूची चेतना से एक अपरिहार्य क्रांति का जन्म होगा और एक नई संस्कृति का उद्भव होगा, और तब इस अंधकार और प्रकाश का द्वंद्व मंद पड़ जाएगा। स्पष्टतः मुक्तिबोध की अंतश्चेतना गहन सामाजिक यथार्थों के व्यापक परिदृश्य को घेरे हुए है और उसकी दृष्टि प्रेम और सौंदर्य के समाजीकृत पक्ष में गहरी उतरी है। उसके मानस में उस संभावित क्रांति के प्रति सहज विश्वास है जिसका प्रतीक वो अपने कंधों पर ढोता आ रहा है। अतः मुक्तिबोध जगत के संदर्भों में अपने स्वप्नों और विचारों को सहज भाव से काव्य में उतार देते हैं। दीवालों की दरारें परती भरती, न सीने फटते कपड़े दिल रफू करती, किन्हीं प्राणांचलों पर वह कसीदा काटती, स्वयं की आत्मा के फूल पत्ती के नमूने। इसी संवेदना के कारण मुक्तिबोध आत्मा के सियाह गहरे अंधकारपूर्ण कोनों को भी उगाड़ने का प्रयत्न करते दिख पड़ते हैं। वे हर स्थान पर उपस्थित होते हैं क्योंकि जीवन के प्रत्येक अंश से उनका सीधा संबंध जुड़ जाता है, क्योंकि वो संघर्ष के अस्तित्व को समझते हैं, क्योंकि वे द्वंद्व को जीते हैं, उससे उत्पन्न छटपटाहट को भोगते हैं, क्योंकि उनकी दृष्टि में वो आदर्श स्वप्न बोझिल नहीं होता। धरती के विकासी द्वंद्व क्रम में एक मेरा छटपटाता वृक्ष, स्नेहा श्लेष या संगर कहीं भी। कहने का तात्पर्य यह है कि मुक्तिबोध की गति की व्याकुलता का प्रदर्शन करते हैं, नए नए क्षितिज की खोज में रत रहते हैं। इसके आधार पर वह आदर्श की परिपूर्णता की बात करते हैं। हवाओं की लहरों के आकार, किन्हीं ब्रह्म राक्षसों के निराकार अनाकार, मानो बहस छेड़ दे, बहस जैसे बढ़ जाए, निर्णय पर चली आए, वैसे शब्द बार बार गलियों की आत्मा में बोलते हैं एकाएक अंधेरे के पेट में से। यही उस संभावित मनोमय आदर्श की उपस्थिति संभव है। उसके पार गुरु गंभीर मेघों की चमकती लहर पीठों पर, वे उसके भी परे आगे वो ऊंचे स्वर्ण उल्का क्षेत्रों में रथ तुम्हें ले जाएगा। मुक्तिबोध ने जीवन के इस तथ्यों को संवेदना के मूर्त स्तरों पर ग्रहण किया है, क्योंकि उन्होंने उस जीर्णता को अनुभव आवेगों में ज्ञान की पीड़ा को भोगा है। उनके ब्रह्म राक्षस ने रुधिर प्रवाह में अंतःकरण का शोधन करने का प्रयत्न किया है और उनके ब्रह्म राक्षस के शिष्य ने अनास्थाओं, संभावनाओं, प्रभावों और प्रतिमाओं को आत्मसात करके संघर्ष को जीना सीखा है। कवि का आवेग रुकता नहीं, विराम नहीं पाता, क्योंकि प्रतिक्रिया के रूप में उसकी पीड़ा और छटपटाहट उसकी आत्मा में, उसके निजत्व में विद्यमान रहती है और परिणाम स्वरूप वो संभावी की प्रतीक्षा में आकुलता से गतिमान रहता है। उसकी विवेक पीड़ा जमी हुई झीलों की परतों को उघाड़ने तोड़ने के प्रयत्न में रहती है। किंतु अजनबीपन, अकेलेपन में भी अपना हस्तक्षेप मानव अनुभव को एक साथ बांधने की भूमिका को लेकर ही मुक्तिबोध जी ने किया है। मुक्तिबोध ने अपनी अंतश्चेतना के प्रकाश में युगीन चेहरों के अवचेतन, जिसमें स्वार्थ का राक्षस बैठा है, का दर्शन किया और उनसे उत्पन्न भयानक मानसिक पीड़ा, वेदना, मानसिक यंत्रणा से मुक्त न हो सके। मुक्तिबोध सदैव उनके बीच अपना अस्तित्व तलाशते रहे, किंतु इस यंत्रणा के मध्य भी, इस अनस्तित्व स्थिति में भी उनकी निजी चेतना के प्रसार और उसे काल संदर्भ देने, निजी अनुभूतियों को भविष्य की जन मानसिकता में तिरोहित करने का स्वप्न धुंधलाया नहीं। यही उनके काव्य की शक्ति है। मुक्तिबोध अपने जीवन और प्रकारांतर से
काव्य में आदर्श और मूल्यों के भयावह शून्य को पहचान कर चले हैं, इसलिए उनके काव्य का केंद्र बिंदु सुनिश्चित मूल्य चेतना का रहा है, जो श्रम गरिमा का पी दूध सत्य नवजात विकसता जाएगा। यहाँ मुक्तिबोध जी का विचार है कि जन जन के दुर्दांत रुधिर ही उष्मा ही युग पुरुष के भीतर की सहज उत्सव की प्रेरणा बनती है। अतः नए आत्मसत्य या नवयुग के आवेग प्राण व्यक्तित्व का उद्भव किसी एकांत आकस्मिक घटना के रूप में नहीं होता, अपितु वह युग युग के ज्वलंत अनुभवों जन जन के मस्तिष्क के रंध्रों में प्रदीप्त ज्योति रस का ही परिपाक होता है। तभी मुक्तिबोध ने कहा है, वह जहाज शोभ विद्रोह भरे संगठित समाज का साहसी समाज है। भीतर वो बाहर के पूरे दलिल से मुक्ति की तलाश में आगामी कल नहीं, आगत वह आज है। व्यष्टि की समष्टि साधना कालजयी होती है, उसका प्रभाव व्यापक होता है। अतः वर्तमान के प्रस्तर प्रतिमाओं का सार समूह भीतर की अग्नि से विस्फोट अवश्य करेगा। मुक्तिबोध ने इस महासत्य को पहचाना था कि कवि की आत्मचेतना जब बाह्य यथार्थ से मिलेगी तभी उसकी अभिव्यक्ति को सहज स्वीकृति मिलेगी, अन्यथा वह एक विक्षिप्त व्यक्ति का आत्मप्रलाप होकर रह जाएगा। वह स्वयं उस आत्मसंघर्ष की दाव से पिसकर चूर्ण हो जाएगी। मुक्तिबोध की दृष्टि में ये एक बहुत खतरनाक स्थिति थी। उन्होंने समझ लिया था कि परिवेश अपने को ढकने के प्रयास में और नग्न होता जा रहा है और उसका अंतर्विरोध और विद्रूप स्पष्ट होने लगा है। परिणामतः मानव अधिक अमानवीय होता जा रहा है। कवि की दृष्टि में यह रहस्यमय कूड़ा था जिसे उसने अपनी अंतर्चेतना के आलोक से भेदने का प्रयत्न किया और पाया कि अपनी पूर्ण शक्ति और अहंता के बावजूद समस्त व्यवस्था इससे आतंकित है और उसका रहस्यमय कुहरे का आवरण अब हिलने लगा है। मध्य में स्थित अंतराल नई समष्टि चेतना का केंद्र बनता जा रहा है। यही मुक्तिबोध ने अंतर्चेतना को बाह्य चेतना से आत्मसात कर लिया ताकि महान सत्य के उद्घाटन की ओर अग्रसर हो सके। कवि जानते हैं, हाय हाय मैंने उन्हें देख लिया नंगा, इसकी मुझे और सज़ा मिलेगी। अपनी चंबल की घाटी में उन्होंने लिखा है। किंतु वो ये भी जानते हैं, याद रखो कभी अकेले में मुक्ति नहीं मिलती, यदि वह है तो सबके साथ है। इसीलिए वो उस संपूर्ण को उगाड़कर व्यष्टि को समष्टि में लीन कर देना चाहते हैं। वो जानते हैं कि यह निराकार विराट शून्य झूठे नैतिक आध्यात्मिक प्रतिमानों के आधार पर नहीं टिकेगा। महान विशेषताएं मेरे सब जनों की तूने उधार ली, निज को संवार लिया, निज को अशेष किया, यश काम बन गया सर्वशय आविर्भूत। एक अप्रूप शून्य के प्रति उन्होंने लिखा है। अतः उसे उस अप्रूप शून्य की आवश्यकता नहीं है। उसका विश्वास उन उग्रता चेहरों के समुदाय पे है जो शून्य के कुहरे को चीरते हुए उभर रहे हैं। वो जानते हैं कि इस जनतांत्रिक प्रवाह को अब कोई विकृत भ्रष्ट असभ्य शक्ति रोक नहीं सकती, क्योंकि जीवन सत्य उन्हीं चेहरों से उद्भासित होगा। अतः कहा जा सकता है कि मुक्तिबोध के काव्य की केंद्रीय संवेदना कलागत शैल्पिक मूल्यों की रोमानी परिणति नहीं है, वरन युगीन अधिकारों, कम पर कम उन अधिकारों की जो वांछित और न्यायपूर्ण उसके सम्मिलित श्रम का चित्र है, जिसके स्याही जन जन के रुधिर से बनी है। अतः इसके लिए सौंदर्य बोध का नवीन सामाजिकृत बोध भी आवश्यक था, जो प्रतिक्रियावादी वर्जनाओं के मध्य नहीं, जीवन के दुर्दांत आवश्यकताओं के मध्य पनपता है। इसीलिए मुक्तिबोध ने अपने काव्य में यह आस्था प्रकट की है कि मानव की समष्टि चेतना के स्फुलिंग इस रहस्यमय जागतिक समूह के प्रस्तर के आवरण को तोड़कर नए शक्ति कमल की उत्पत्ति करेंगे। अपनी इस आस्था की स्थापना कवि ने अनेक स्वीकारों नकारों के अंतर्विरोध को जीकर की है। उसने नवीन मूल्यों के अनिवार्य खोज का प्रयत्न किया है। वह भाषा है, किंतु उसने कभी दिशाहीनता की स्थिति में आना नहीं चाहा। ये मुक्तिबोध के काव्य की केंद्रीय संवेदना की शक्ति है।